हेलो एवरीवन, आप सभी का धारा एकेडमी में स्वागत, अभिनंदन। हम हिंदी वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। हमारा ये पहली क्लास है और जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, चाहे वो 4th ग्रेड का हो, चाहे वो बीएसटीसी का हो, उसमें हिंदी वर्णमाला का एक टॉपिक आपका दिया हुआ है। और इसमें कंपटीशन में जो एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे बजाते हैं, बनते हैं, उन सारे जो टॉपिक है वो कवर हमने किए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एक बार जरा सी नज़र डालिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख रहे हैं, क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं भाषा। भाषा क्या है, भाषा के अंतर्गत जितना भी जो पढ़ा जाता है वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखने वाले हैं ध्वनि और वर्ण। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, दोनों में अंतर क्या है, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य है। फिर व्याकरण देखने वाले हैं। फिर हिंदी की जो बोलियां हैं, आपने 12th क्लास में जो बच्चे 12th करके लेटेस्ट जो नए बच्चे आए हैं, उन्होंने जो 12th में आपका हिंदी व्याकरण वाला जो भाग था, भाषा, लिपि और व्याकरण, उसमें जो चीज़ें पढ़ी थी उसी को थोड़ा सा विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। क्योंकि 12th तक तो है ना, इतना मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इतने डीपली नहीं बनते, बट इसमें डीपली बढ़ेंगे। इसमें कंपटीशन रहता है, ध्यान रखना। तो इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी सी डीप पढ़ेंगे हम। 5 जो उपभाषा है हिंदी की, है ना, वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर हिंदी का मानक रूप किसे कहते हैं। इसके बाद इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कौन सा लेसन रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में कंप्लीट इंक्लूड करेंगे। जितना हो सकेगा आप वो लेंगे फर्स्ट पार्ट में, और इस बाकी जो है वो सेकंड पार्ट में लेंगे। और कंप्लीट ये आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इसकी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हिंदी के साथ साथ जो बीएसटीसी में आपका 4th ग्रेड में बीएसटीसी में जो राजस्थान का जीके है वो भी हम करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी जो मेंटल एबिलिटी जिसे हम कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं जिसे, या तर्क शक्ति जिसे कहते हैं, एक ही नाम है, तीनों चीज़ों को अलग अलग नामों से जानते हैं, वो भी हम करने वाले हैं। उसकी क्लास भी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। सबकी अपनी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई रहेगी, और जो जिस बच्चे को जो टॉपिक पढ़ना है वहाँ से पढ़ें। आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आप जब पढ़ने बैठते हैं तो अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, और अपने रजिस्टर बना लीजिए, अलग अलग बना लीजिए। क्योंकि जो नए बच्चे हैं ना, जिनको नहीं पता कि कैसे अपने नोट्स बनाने, उनको भी मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट वाइज अपना एक एक रजिस्टर बना लीजिए। राजस्थान जीके का अलग रखिए, हिंदी सामान्य जो हिंदी आपकी है उसका एक अलग रजिस्टर रखिए, आपके रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी का अलग रखिए, इंग्लिश का अलग रखिए। जो क्लास आती है उस समय वो रजिस्टर खोल करके बैठिए, और उसमें टॉपिक डाल देना। जैसे आज अपन पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला अपना टॉपिक रहेगा, ध्यान देना। आज का अपना टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। तो ये जो हिंदी वर्णमाला, आप हेडिंग डाल दीजिए, और हिंदी वर्णमाला करके आप एक बार अगर अपने हाथों से आपने इन सारी चीज़ों को लिख दिया ना, तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये काम आपको करना है, और हमेशा कॉपी पेन लेकर के बैठना है, और क्लास को कंप्लीटली देखना है। जहां कहीं आपको अगर डिफिकल्टी आती है तो क्लास को दोबारा से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की। हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था, भाषा किसे कहते हैं सब जानते हैं, कि भाषा जो है वो हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। मनुष्य या प्राणी या जो भी जीव जो है ना, वो जो भी अभिव्यक्ति करता है वो ही उसकी भाषा है। फिर हमने ये भी देखा था, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे विस्तारित रूप से हम समझने वाले हैं कि मनुष्य, यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य जो है, मनुष्य ने अपनी मनोभावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए, मनोभावनाओं का मतलब होता है जो मन के भाव हैं, हमारी जो भावना है, और विचार जो मस्तिष्क में आते हैं, हृदय और मस्तिष्क में जो मन की भावना है, और जो विचार हमारे मन में आते हैं, उन विचारों और मनोभावनाओं को जब हम ध्वनि पर आधारित जो माध्यम विकसित किया उनको व्यक्त करने के लिए, उसी को हम भाषा कहते हैं। समझ रहे हो, 2 चीजें हैं कि भाषा किसे कहते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकते हैं, कैसा भी बन सकता है, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान समझें कि हमारे हृदय के मनोभाव और हमारे मस्तिष्क के विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वही भाषा है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा जो है वो विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, मनोभावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। जिसको लिखना है वो लिख लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छी तरह से याद करिए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है बच्चों।
भाषा शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो ये भास धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है। तो मूल धातु क्या है, मूल शब्द क्या है, मूल जो है वो भास है। भास से बना है भाषा। भास धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, यानी व्यक्त वाणी के रूप में हम जिसकी अभिव्यक्ति करते हैं वही हमारी भाषा है। भाषा के दो प्रकार हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अब हम इसको चेंज करते हैं हमारी हेडिंग को, और वो है ध्वनियां। अब यहाँ पे दो चीजें देखना, ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है। आपने देखा भाषा के अंग हमने पढ़ा था, एक होता है व्याकरण के अंग और एक होता है भाषा के अंग। तो भाषा के जो अंग है उसमें आता है पहला ध्वनि आता है। तो ध्वनि क्या होती है, समझिए कि ध्वनि जो है वो भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हमारा मानव शरीर है, तो मानव शरीर के विभिन्न अंग होते हैं ना, इन समस्त अंगों को मिला करके तो शरीर बनता है। जैसे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, कान, नाक, ये समस्त अंग हैं, इन समस्त अंगों से शरीर बनता है। तो उसी तरीके से भाषा जो है, भाषा का एक मान लो शरीर है पूरा, उसमें से ध्वनि जो है वो क्या है, ये भी इसका एक अंग है, लेकिन ये सबसे छोटा अंग है। ये इसकी जो इकाई है, ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हमने जो 12th क्लास में पढ़ा था उसमें आपने कहा था वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल सही कहा था। ध्वनि जो है वो लिखित नहीं होती है, ये मौखिक होती है ना, जो बोल रहे हैं हम। लेकिन इसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, या जो इसका जो जिसे लिपि रूप में हम लिखते हैं, चिन्हों को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो वो जो लिपि कहलाती है, और वही वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ध्वनियों के लिखित रूप को हम, या लिपि चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखो, ये जो ना, ये क हो गया, ये ख हो गया, ये ख हो गया, या फिर ये जो है ये अ हो गया। तो अब ये जो अगर लिखे हुए नहीं है, केवल हम बोल रहे हैं, तब तो हो गया ध्वनि, और जब हमने इनको यहाँ पे लिख दिया तब ये हो गया वर्ण। तो ये क्या है, वर्ण है। आया समझ में? आगे बढ़ो, देखो सारी चीजें आ जाएगी समझ में। अभी नहीं आई तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, सारी चीजें हम समझने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे समझेंगे। देखो अब हम पढ़ते हैं शब्द। एक एक चीज को हमने ध्वनि देख लिया, वर्ण देख लिया, अब हम शब्द देखेंगे। तो शब्द में क्या होता है कि शब्द अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई शब्द है। अगर पूछा जाए भाषा की, क्योंकि यही तो छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आएगा ध्वनि, या फिर आप वर्ण लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए अर्थ के स्तर पर, क्योंकि जो ध्वनि होती है ना उसका कोई अर्थ नहीं होता है, जो वर्ण होता है ना, वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो अर्थ के स्तर पर अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए ये क है, ये च है, ये अ है, आदि ध्वनियां हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है। क क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। किंतु अगर हम जैसे कमल लिख दिया, तो कमल का एक अर्थ हो गया, क्या, एक फूल हो गया, या फिर किसी का नाम हो गया। ठीक है ना, तो ये एक अर्थ हो गया। चम्मच, जो चम्मच होती है, शब्दों में ये ध्वनियां ही अन्य ध्वनियों के सहयोग से ऐसी ध्वनि समूह की रचना करती है जिनका कोई अर्थ होता है, और ऐसी सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह ही क्या कहलाता है बच्चों, शब्द कहलाता है। तो समझ में आया, ध्वनि क्या होती है। ध्वनि मात्र जो है वो मुख से उच्चारित होने वाला एक अक्षर मात्रा है, एक वर्ण मात्रा है, और उसी का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। लेकिन चूंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो अगर हम कुछ ध्वनियों को मिला करके, है ना, जैसे मान लो जी, ये जैसे क हो गया, ये म हो गया, और ये ल हो गया, ये अलग अलग वर्ण है ना, अलग अलग ध्वनियां हैं। इन अलग अलग ध्वनियों को जब हमने जोड़ दिया, तो जोड़ करके जो हमारा शब्द बना वो हो गया कमल। तो ये कमल एक शब्द हो गया, और चूंकि इस शब्द का अर्थ होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि सार्थक ध्वनि समूहों को ही शब्द कहते हैं। मतलब कोई न कोई जिसका अर्थ होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। समझ में आया, ध्वनि आपको समझ में आया, आपको शब्द समझ में आ गया। एक एक चीज को समझना है, ध्यान रखना। और एक बार अगर आपने इसको समझ लिया ना, भाई वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला में ये सारी चीजें आएगी, एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे, ध्यान देखना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाक्य। भाई हम क्या कर रहे हैं कि जो भाषा है,
भाषा के जो विभिन्न अंग हैं, उन अंगों को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लगेगा, एक बार आपका अगर दिमाग में बैठ गया और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, नोट्स बनाइए। कोई अगर डाउट है, कोई अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ो कि भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। अभी हमने क्या कहा था कि शब्द क्या होता है, कि शब्द जो है वो एक सार्थक ध्वनियों का एक सार्थक समूह जो है वो शब्द होता है। लेकिन शब्द से किसी हमें पूरा अर्थ नहीं मिलता ना, तो पूर्ण अर्थ देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाक्य पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो भाषा की पूर्ण इकाई कौन होती है, वाक्य होती है। अगर प्रश्न बनता है भाषा की पूर्ण इकाई क्या है, अब देखो यहाँ से जो जितने भी प्रश्न है ना, वो जो हमारा प्रश्न वाला सेक्शन आएगा वहां पे ये सारे प्रश्न लेंगे और मैं आपको परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी दिखाऊंगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे कमल खिल रहा है, मतलब किसी फूल की बात हो रही है, फूल खिल रहा है, गुलाब खिल रहा है, तो ये एक वाक्य हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो, ये तो खाली अगर मान लो कमल की बात करें तो ये एक शब्द हो गया, या केवल क की बात करें तो ये ध्वनि या वर्ण हो गया, पूरे ये शब्द हो गया, और यहां से यहां तक ये एक वाक्य हो गया। इसी तरीके से जैसे कमल पढ़ रहा है, अब देखो यहां तो कमल खिल रहा है मतलब एक फूल की बात हो रही है, कमल पढ़ रहा है मतलब कोई कमल नाम का लड़का जो है वो पढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमें इनका पूरा अर्थ मिल रहा है, और जहां पूर्ण अर्थ मिलता है वो हमारा हिंदी में क्या होता है बच्चों, वाक्य होता है, या किसी भी भाषा का अपना वो वाक्य होता है। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे व्याकरण की। ठीक है, व्याकरण क्या होता है, देखो ध्यान से समझना कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या विश्लेषण करना, व्याकरण के जितने अंग हैं उन समस्त अंगों का विवेचन करना, उसका विश्लेषण करना, उनके बीच में आपस में संबंध बताना, किसी भी भाषा को एक मानक रूप प्रदान करना, उनके नियमों का अध्ययन करना, ये सारा व्याकरण में किया जाता है और उसे कहते हैं विश्लेषण करना। भाषा के विभिन्न अंगों, अब देखो भाषा के अंग कौन कौन से हैं, जैसे मान लो ध्वनि या वर्ण हो गया, शब्द हो गया, पद हो गया, वाक्य हो गया, आदि में निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं जिनका विश्लेषण व्याकरण शास्त्र में किया जाता है। तो ये समझ में आया आपको व्याकरण क्या होता है। अब एक एक करके इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। ध्वनि या वर्ण हम देख चुके हैं, वापस एक बार देखेंगे, शब्द देखेंगे, पद देखेंगे, वाक्य देखेंगे, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, व्याकरण के दृष्टिकोण से। भाषा के दृष्टिकोण से हम पहले देख चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्ण विचार की, अब देखो भाषा में भाषा के अंग कितने, तो 4 अंग हो जाएंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, जैसा कि हमने 12th में भी पढ़ा था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ण विचार की, भाई वर्ण विचार में क्या किया जाता है, व्याकरण के हिसाब से हम देख रहे हैं अभी, है ना, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं। एक भाषा में ध्वनि या वर्ण का उच्चारण, उच्चारण स्थलों का ज्ञान, ध्वनियों का वर्गीकरण आदि वर्ण विचार में विवेचित किए जाते हैं। अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए, क्योंकि अभी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे जब हम वर्ण पढ़ेंगे ना, जब हम वर्ण की तरफ जाएंगे, हमारा वर्ण में जाएंगे तो वहां पे स्वर आएगा, फिर व्यंजन आएगा, स्वर कितने होते हैं, फिर व्यंजन में जब जाते हैं तो व्यंजनों का उच्चारण स्थान के आधार पर इनके अलग अलग नाम होते हैं। वो सारा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कंठे कौन से हैं, औष्ठ्य कौन से हैं, अलग अलग वो है ना, मूर्धन्य कौन से हैं, तो वहां पे सारी चीजें देखेंगे। तो इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, उनके उच्चारण स्थल कौन कौन से हैं, ध्वनियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं वर्ण विचार। नेक्स्ट देखो, वर्ण विचार के बाद में अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होता है कि भाषा का शब्द भंडार, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का विकास, शब्दों का निर्माण तथा शब्दार्थ का विश्लेषण शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। अभी हम केवल एक सामान्य परिचय देख रहे हैं, आगे एक एक करके इसको इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शब्द विचार के बाद में फिर आता है हमारा पद विचार। तो पद विचार में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, एक भाषा में शब्द से पदों का निर्माण और उनका वाक्य में प्रयोग, पद निर्माण के विविध रूपों और उनके नियम आदि का अध्ययन जो है वो रूप विचार या पद विचार कहलाता है। ठीक है, और अब अंत में हमारा रहा है बच्चों वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में देखो क्या होता है, किसी भी भाषा में पदों के पारस्परिक संबंध, उपवाक्य एवं वाक्य का गठन वाक्य विचार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो अब देखो हमने अभी तक जो है ना,
हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एक बार फिर से देखो। व्याकरण जो है ना, तो व्याकरण जो है वो क्या है, एक भाषा की वर्ण से लेकर वाक्य के गठन तक की समस्त संरचनाओं नियमों का अध्ययन करती है और भाषा के शुद्ध तथा सर्वाधिक सार्थक प्रयोग का बोध जो है वो हमें कराती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे देखो हल्का सा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई भाषा क्या है ना। भाषा क्या है, तो भाषा हमारे भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। आया समझ में। इसके दो भेद होते हैं, भाष धातु से इसका निर्माण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें भाषा के बाद में, तो हमने वहां पे अलग अलग जो भाषा के जो अंग हैं, क्या अंग हैं, हमने देखा भाषा के अंग, एक ध्वनि हो गया, ध्वनि या फिर वर्ण, एक ही बात है। ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, उसके बाद पद हो गया, उसके बाद वाक्य हो गया। इन सबको हमने वहां पे देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने व्याकरण देखा और हमने व्याकरण के विभिन्न जो अंग हैं उन अंगों को भी हमने देख लिया, ठीक है। क्या अंग है, वर्ण विचार, पद विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो आज की हमारी क्लास में बस बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट रहेगा ना, नेक्स्ट में क्या है कि अभी तो हमने जो हिंदी जो हमारी भाषा है इसकी बोलियां कितनी है, इसकी उपभाषाएं कितनी हैं, फिर इससे जितने भी जो प्रश्न बनने वाले होते हैं, साथ ही साथ अभी हम वर्ण पढ़ेंगे, वर्ण में स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, कंप्लीटली हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद इस टॉपिक में से आज तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का हो, पटवारी का हो, एसआई का हो, चतुर्थ श्रेणी का हो, बीएसटीसी यानी डीएलएड का हो, जो भी एग्जाम आरएस तक के एग्जाम में जो बच्चों यहाँ से जो प्रश्न बने वो सारे प्रश्न हम करेंगे और इस तरीके से एक एक टॉपिक करके हम आगे बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास शानदार लगी हो तो इस क्लास को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ऑल कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। बहुत ही जल्दी मैं आपका है ना टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल मेरा प्रयास जारी है। टेस्ट सीरीज में क्या होगा बच्चों कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसका टेस्ट दो, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना याद हुआ है। और इससे क्या होगा, एक आपको पता चलेगा कि आप किससे कितना बेटर कर पा रहे हैं, आप कितने, आपकी रैंक कहाँ पे आप कर रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9079622989। इस व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स, विभिन्न प्रकार के सारे जो एग्जाम्स होते हैं हम कंप्लीटली आपको रेडी तैयारी करवाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।